दोस्तों, भारत से जुड़ी हुई दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जहां पहली खबर भारत फ्रांस से है और फ्रांस से खबर यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और रूस भारत को एयरक्राफ्ट के ऑफर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने न सिर्फ ऑफर दिया बल्कि डील भी साइन होने के कगार पर पहुंच चुकी है। दूसरी खबर अमेरिका, रूस और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस का साथ देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब G7 कंट्रीज के अगेंस्ट जाना शुरू कर चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली खबर फ्रांस से सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक तरफ रूस ने भारत को Su-57 वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर जेट के ऑफर दिए गए हैं। लेकिन एक डील जिसकी बात बहुत कम की जा रही है, जिसको लेकर के एक लंबे समय से भारत और फ्रांस के बीच नेगोशिएशन चल रहे थे, दैट इज 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की डील, जिसको लेकर के फाइनली अपडेट ये सामने आ रही है कि इस डील पर जो नेगोशिएशन है दोनों देशों के बीच वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी ऑफिशियल डील फ्रांस और भारत के बीच 1 से 2 महीनों के भीतर की जाएगी। कंफर्म डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अप्रैल में ये डील कंप्लीट साइन होने वाली है। जिस डील को साइन करने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत यात्रा पर आएंगे और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फाइटर जेट भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, स्पेशली हिंद महासागर और हिंद प्रशांत में भारत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि इन राफेल विमानों को भारतीय नौसेना इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इन्हें सिर्फ नौसेना के लिए तैयार किया गया है और इनका इस्तेमाल INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोतों पर तैनात किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हुई इस डील की डिटेल्स आपको बताएं तो राफेल M बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन का कहना है कि 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट में से 22 ऐसे राफेल M सिंगल सीटर विमान भारत की तरफ से खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी युद्धपोत से तुरंत उड़ाया जा सकता है और तुरंत उन्हीं पर उतारा भी जा सकता है। बाकी के बचे हुए 4 राफेल B ट्रेनर वेरिएंट्स खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें सिर्फ लैंड वेरिएंट के लिए तैयार किया गया है। इस फाइटर जेट की डिटेल्स आपको बताएं तो ये एक सिंगल सीट फाइटर जेट है, जिसे नेवल ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस और कॉग्निजेंस। इसके अलावा न्यूक्लियर डिफेंस में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। राफेल M की मैक्सिमम स्पीड 1390 किलोमीटर पर आवर के आसपास है और इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 50,000 फीट के आसपास है। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ अलग अलग प्रकार के हथियारों को ले जा सकता है, जहां पर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को और एंटी शिप वेपन्स को ले जाया जा सकता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एक लंबे समय के नेगोशिएशन के बाद फाइनली दोनों देश इस डील पर ठप्पा लगाने जा रहे हैं, जिससे नौसेना की ताकत पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ये डील करीब करीब 7 अरब यूरोस की रहने वाली है। भारतीय रुपयों में बात की जाए तो करीब 634 बिलियन भारतीय रुपया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, अमेरिका और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप, जैसे कि आप जानते होंगे कि यूक्रेन के खिलाफ जा चुके हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पर एक डिक्टेटर कहना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका, जो कि खुद G7 ग्रुप का हिस्सा है, उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर चुका है। G7 संगठन की बात की जाए तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका खुद शामिल है और इस ग्रुप को बनाया है इसीलिए गया था ताकि ये सभी देश एक साथ मिलकर के अच्छे रिलेशंस रख सकें, इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर सकें। इसके अलावा सिक्योरिटी में सभी एक दूसरे की मदद करें। लेकिन ट्रंप के आते ही इसके पूरे समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जहां 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों ने अपने जमीनों का काफी बड़ा हिस्सा खो दिया है, काफी ज्यादा हथियार इससे बर्बाद हो गए हैं और दुनिया भर में जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन देखने को मिला, इसकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसके बावजूद भी G7 कंट्रीज ने लगातार यूक्रेन का सपोर्ट किया। अमेरिका में जब बाइडेन प्रशासन था तो उन्होंने बहुत सारे हथियार बेचने के साथ साथ कई मिलियन US की फंडिंग दी ताकि यूक्रेन की मदद की जा सके। लेकिन ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर G7 कंट्रीज अब भी यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे तो फिर हम G7 को भी पूरी तरीके से तोड़ा जा सकता है। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आक्रामकता बरसी जा रही है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, यह कहना गलत होगा। साथ ही G7 देशों की तरफ से एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है ताकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को रोका जा सके और इसमें ट्रंप को भी न्योता दिया गया है ताकि इसको डिजिटली साइन करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन शायद ट्रंप की तरफ से इस न्योते को ठुकराया जा सकता है और जिस तरीके का फैसला वो लेना चाहते हैं वो शायद G7 कंट्रीज के पक्ष में नहीं आ रहा। इसलिए अमेरिका या फिर कहें ट्रंप और G7 कंट्रीज एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब आगे चल के इस पर क्या डिसीजन आएगा ये अमेरिका पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और यूरोप पर इनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ये तो सिर्फ छोटी बात है जब अमेरिका ये कह सकता है कि वो नाटो संगठन को तोड़ सकता है, वहां पर दिए जाने वाले फंडिंग को कट करने वाले हैं
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक से, WHO से, हर जगह से ये अपने आप को पीछे घसीटना शुरू करेंगे तो G7 कंट्री शायद इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आपके हिसाब से ट्रंप क्या फैसला ले सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।